So today we will start with a new chapter that is called as analog transmission. ठीक है, तो एनालॉग ट्रांसमिशन में जो टॉपिक है सबसे पहला डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किए थे ना एनालॉग को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अभी यहाँ पर हम ये टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं वो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन. तो सबसे पहले तो ये समझना है व्हाई डू वी नीड दिस कन्वर्जन, व्हाई डू वी नीड टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग डेटा. तो इसका रीजन ये है व्हाई डू वी नीड इज ये जो कंप्यूटर्स हैं हमारे पास है ना, ये जो डिवाइस ये होस्ट है, दिस होस्ट दे आर डिजिटल डिवाइसेस है ना, वो सब डिजिटल डेटा इनके पास होता है. तो वो डिजिटल डेटा हमको ट्रांसफर करना है. तो आज से बहुत साल पहले जो टेलीफोन लाइंस जो ले की गई थी है ना, आज कुछ साल पहले जो है कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन होते थे, टेलीफोन लाइंस. तो ये टेलीफोन लाइन जो लैंडलाइन फोन जिसको बोलते हैं हम लैंडलाइन, तो ये पूरी जगह पूरे पूरे कंट्री बल्कि पूरी दुनिया में ये टेलीफोन चल रहा था. ठीक है, तो ये लाइंस जो है लगी हुई है. अभी नाउ सपोज वी वांट टू हैव कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स. ठीक है, तो टेलीफोन के कई साल बाद कंप्यूटर्स आए और उसके मतलब कम्युनिकेशन जो सोचा किसी ने कि भाई इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेशन करेंगे, ये बहुत बाद में सोचा गया ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के बाद. तो अब मान लो मुझे दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है या एक से बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के जितने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है. तो एक तरीका है कि भाई जितना सब फिर से सब पूरी लाइन निकालो, नए सिरे से लाइन हम एक मतलब ले करेंगे पूरा वायर पूरे हर जगह पर. दूसरा एक हमारे पास ये तरीका है कि हमारे पास पहले से जो लाइन है ना कम्युनिकेशन जो हम टेलीफोन के लिए यूज कर रहे हैं, उसी से हम जो है कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर देंगे, कंप्यूटर्स भी इससे कनेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे. तो इससे हमको फायदा ही मिलेगा, नई लाइंस हमें नहीं लगानी पड़ेगी है ना, जो नई लाइंस जो है नए सिरे से हमें वायर्स ले करना नहीं पड़ेगा. तो ये आइडिया अच्छा था कि हमारे पास जो जो पहले से टेलीफोन लाइंस है उसी को हम जो है डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे. मगर मसला यहाँ पर ये था कि ये जो लिंक है ना, ये जो हम टेलीफोन ये जो लाइन यूज करते हैं ये एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए बना है, डिजिटल के लिए नहीं बना है. और आपको मैंने एक बार बताया था कि डिजिटल जो सिग्नल होता है डिजिटल, इट रिक्वायर्स इनफाइनाइट बैंडविड्थ है ना, उसको ट्रांसफर करने के लिए रिक्वायर वेरी लार्ज बैंडविड्थ. और यहाँ पे जो लिंक प्रोवाइड करता है वो लिमिटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है. तो अभी क्या करना पड़ेगा है ना, तो अगर हम मान लो अगर डिजिटल डेटा अगर सेंड करने जाएंगे तो पूरा सिग्नल करप्ट हो जाएगा और जो है ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए जो है इसका एक हल ये निकला है कि भाई हम जो क्या करेंगे सेंडर साइड पे सेंडिंग साइड पे क्या करेंगे, जो डिजिटल डेटा हमको भेजना है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द मॉड्यूलेटर. ठीक है ना, तो सेंडर क्या करेगा, उसका जो डिजिटल डेटा है वो मॉड्यूलेटर के थ्रू उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा. और ये एनालॉग सिग्नल जो है ये लिंक के थ्रू पास कर सकते हैं हम लोग आसानी से रिसीविंग साइड पे, क्योंकि ये रिसीवर को फिर से डिजिटल डेटा ही चाहिए. तो यहाँ पर डीमोड्यूलेटर क्या करेगा, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा. इसलिए देखो हम लोग ना मॉडेम यूज करते हैं, मॉडेम बोलते हैं, आपने सुना होगा मॉडेम है ना. तो ये मॉडेम शॉर्ट फॉर्म किसका है, एमओ का मतलब मॉड्यूलेटर और ये डीएम का मतलब डीमोड्यूलेटर. ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो हम लोग पहले यूज करते थे टेलीफोन लाइन के तो मॉडेम यूज करते हैं. मॉडेम तो मॉडेम क्या करता है, ये मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर का काम करता है. यानी क्या करता है, सेंडिंग साइड पर डिजिटल डेटा जो है सेंडर का उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, और डीमोड्यूलेटर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें नए सिरे से केबल ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो अब इसको करने के जो कुछ तरीके हैं, देयर आर सम वेज टू अचीव दिस. ठीक है, तो हमारे पास जो है डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन करने के लिए चार टेक्निक्स हमारे पास है. तो सबसे पहला है ASK. ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. दूसरा है FSK, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग. और एक PSK, इसको बोलेंगे फेस शिफ्ट कीइंग. और ये दोनों को मिलाकर मतलब ASK और PSK को मिला के हम और एक नई स्कीम बना सकते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, QAM. ओके, सो इन दिस केस वी विल बी स्टडिंग फोर टेक्निक्स. एक तो है ASK, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. दूसरा है FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग. PSK, फेस शिफ्ट कीइंग. और ये दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे QAM, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ओके स्टूडेंट, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Okay, so I go to the next page.
नाउ नेक्स्ट पेज, द वेरी फर्स्ट थिंग वी स्टडी इज एम्पलीट्यूड। अभी हम देखेंगे व्हाट इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है, व्हाट इज एएसके। तो जैसे इसका नाम ही है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, इसमें क्या करेंगे, हमें जैसे मान लो 1 भेजना है ना, हमारे पास डेटा देखो यहाँ पे ना, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सब डेटा है, 0 है, 1 है, 0 है, बाद में 1 है, बाद में 1 है, बाद में 0 है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये सपोज मैं यहाँ पे बता, ये मेरे पास, ये हमारे पास हम लोग सेंडर होस्ट है, ये ए है, ठीक है, इसको डेटा सेंड करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, 1 सेंड करना है, फिर 0 सेंड करना है, फिर 1 सेंड करना है, फिर 1 सेंड करना है, फिर 0 सेंड करना है। तो यहाँ पर इसके पास एक मॉडेम रहेगा, मॉडेम है ना, मॉडेम क्या करेगा, मॉडेम जो है ये 1 जब भेजना है तो ये सिग्नल भेजेगा, ठीक है, और जब 0 भेजना है कुछ भी नहीं भेजेगा, फिर 1 भेजना है फिर सिग्नल भेजेगा, ये सेम सिग्नल ऐसा भेजेगा, फिर 1 भेजना है फिर सिग्नल भेजेगा, और 0 भेजना है कुछ नहीं भेजेगा, ठीक है। सो इफ द सेंडर वांट्स टू सेंड 1, देन दिस 1 इज कन्वर्टेड टू दिस पर्टिकुलर सिग्नल, ये सिग्नल है रहेगा, और 0 के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। सो हियर वी कैन से द प्रेजेंस ऑफ द सिग्नल एलिमेंट मीन्स 1 एंड एब्सेंस ऑफ द सिग्नल एलिमेंट मीन्स 0, ठीक है। तो इसको इसका दूसरा वेरिएंट भी आता है, दूसरा दूसरा एक वेरिएंट भी है। वो वेरिएंट में क्या करते हैं हम लोग, दो तरह के सिग्नल यूज करते हैं, ठीक है। एक ऐसा सिग्नल रहेगा जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा रहेगा, ठीक है, तो 0 के लिए बड़ा एम्पलीट्यूड, 1 के लिए छोटा एम्पलीट्यूड, अगर मैं ऐसे बनाऊं यहाँ पर, ठीक है। तो ये केस में हम क्या देखते हैं कि ये जो सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, इसका फेज चेंज नहीं हो रहा है, इसका सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इस तरह से कि अगर मुझे 1 सेंड करना है, अगर हमें 1 सेंड करना है तो छोटा एम्पलीट्यूड सेंड करेंगे, और अगर 0 सेंड करना है तो बड़ा एम्पलीट्यूड रहेगा उसका, ये मतलब थोड़ा ऐसा बड़ा रहेगा थोड़ा, ठीक है। बाकी दोनों का फेज सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके, सो अंडरस्टूड एवरीवन, क्या समझ में आया ना, ये एएस के क्यों बोलते हैं इसको, एएस के इसलिए बोलते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ दिस एम्पलीट्यूड वेव, यानी अगर एम्पलीट्यूड मतलब कुछ भी वेव रहेगा तो 1 है, नहीं रहेगा तो 0 है। इसका दूसरा वेरिएंट मैंने आपको बताया, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास? यस हाँ सर। हाँ, अब देखो इसको हम अगर एनालिसिस करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या है, हमको ये एक सिग्नल एलिमेंट है, ठीक है, ये एक सिग्नल एलिमेंट है, ये एक सिग्नल एलिमेंट एक ही बिट कैरी कर रहा है, ठीक है। तो बिट रेट का मतलब है नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकेंड, और बॉड रेट का नंबर है नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकेंड। आपको याद है ना, इसके पहले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि एक कार एक जन जा रहा है, दो कार एक जन जा रहा है, एक कार में दो लोग जा रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा कौन सा है कि एक कार में ज्यादा लोग जाएंगे तो वो सेविंग होगा। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि एक सिग्नल एलिमेंट ज्यादा बिट्स को कैरी करे, मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सिग्नल एलिमेंट एक ही बिट कैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो बिट रेट इज 5, बॉड रेट इज ऑल्सो 5, बॉड रेट का मतलब सिग्नल, ठीक है। यहाँ पास सिग्नल रेट है, ये सिग्नल रेट है, और ये बिट रेट है, ठीक है। तो सिग्नल रेट को बॉड रेट भी बोलते हैं। तो दोनों का 5-5 है, मतलब जितने सिग्नल उतने हमको मतलब बिट्स जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं मिलेगा हमको। अंडरस्टूड दिस वन? हेलो, ये समझ में आया आप लोगों को? ओके, सो नेक्स्ट इज frequency shift keying. Okay, now see in frequency shift keying, यहाँ पर आप देखोगे एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, दिख रहा है, एम्पलीट्यूड सबका कांस्टेंट है, मगर फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी कैसे अलग है, देखो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 सेंड कर रहे तो मैं हाई फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हैं, है ना। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कोई इतने छोटे टाइम पीरियड में 4 वेव आ रहे हैं ना, 4 वेव, और 0 के लिए 2 वेव। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो ये एक मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये मैंने सपोज 3 वेव बनाया, और इसी टाइम पीरियड में मैंने और ज्यादा ये वेव बनाया, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस सर। है ना। तो देखो 1 सेंड करना है तो ये ऐसा सेंड करेंगे जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, 0 सेंड करना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो रहेगी। तो यहाँ पर अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं, तो अगर ये हम ऐसा 4 वेव भेजेंगे, मतलब 0 भेजने के लिए 4 वेव ऐसे भेजेंगे, सॉरी 2 वेव है, 4 नहीं 2 वेव है, और 1 के लिए हम एक साथ उसी टाइम पीरियड में 4 हैं हम लोग कि वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी फॉर 0 एंड फॉर 1, ठीक है। 1 के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, 0 के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं।
बाकी एम्पलीट्यूड और फेज चेंज नहीं हो रहा है। यू कैन सी ये स्टार्ट 0 से हो रहा है फेज, इसका भी फेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, दोनों का फेज सेम है। ठीक है ना, देखो ये आपको बताया था एक बार फेज, ये देखो ये सिग्नल है, और अगर मैं कोई ऐसा उल्टा बना था ना सिग्नल, ये रेड वाला देखो बता रहा हूँ, तो ये दोनों के अंदर फेज डिफरेंस है। इसका फेज हरे वाले का ग्रीन वाले का 0 है, रेड वाले का 180 फेज डिफरेंस है। ठीक है, और अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा सिग्नल है, ऐसा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अगर ये बनाऊं दूसरा सिग्नल यहाँ से बनाऊं, तो ये केस में ये दोनों का फेज शिफ्ट जो है 90 डिग्रीज है। ठीक है ना, ये हमने डिस्कस किए थे पहले। तो ये समझ में आया आप लोगों को व्हाट इज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग क्लास? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट इज फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, तो फेज शिफ्ट कीइंग में हम क्या करते हैं, सिग्नल का जो है ना हम क्या करते हैं, फेज चेंज करते हैं। ओके, नाउ सी फेज चेंज का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे दो सिग्नल बना के बताता हूँ आप लोगों को। तो एक मैंने सिग्नल ऐसा बनाया, ठीक है, ये ब्लैक से बनाता हूँ, ये एक सिग्नल है, ठीक है, और दूसरा सिग्नल मैं ऐसा बनाता हूँ, ये ऐसा वाला। ठीक है, तो देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, मगर दोनों का फेज अलग है ना। फेज समझा ना, फेज कैसा बोल रहा हूँ, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 180 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए 0, इसको 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना ऐसा। हेलो, अलग अलग फेज। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये 1 है ना, तो 1 के लिए देखो ये 0 फेज अगर रहेगा, ये सिग्नल हमारे पास यहाँ पे 3 वेव बन रहे, पूरे कंप्लीट 3 वेव है, तो ये 1 है। और 0 रिप्रेजेंट करने के लिए कैसा करें हम लोग, ये उल्टा जा रहा है ना, देखो ये 180 से स्टार्ट हो रहा है, देखो एक तो ऐसा स्टार्ट हो रहा है और एक ऐसा स्टार्ट हो रहा है, दोनों में फर्क है ना, दोनों सेम नहीं है। फर्क किसका है, फेज का फर्क है, फेज का। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फेज शिफ्ट कीइंग के अंदर हम अलग अलग फेज जो है मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग बिट्स के, मतलब जो बिट 0 के लिए ये फेज और 1 के लिए 1। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 के लिए 0 डिग्री फेज है और 0 के लिए 180 डिग्री फेज है। ठीक है, बिट 0 और बिट 1 और बिट 0। ओके एवरीवन। Yes. अच्छा, यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, वो पिछले केस में बताया नहीं आप लोगों को, कि जितना बिट रेट है उतना बॉड रेट है। ठीक है ना, देखो 5 बिट है और सिग्नल भी 5 एलिमेंट है, तो ये 5 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्नल एलिमेंट है और 5 हमारे पास 5 बिट्स है। ठीक है, तो बिट रेट इक्वल टू बॉड रेट। ओके, तो ये तीन हमने स्टडी कर लिए, अभी हमको क्यू ए एम स्टडी करना है, क्यू ए एम। मगर क्यू ए एम स्टडी करने के पहले हमें कुछ कंसेप्ट स्टडी करना पड़ेगा। ये सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है कॉन्स्टलेशन डायग्राम। ठीक है, देखो ये कॉन्स्टलेशन डायग्राम क्या है, ये हमको मतलब ये स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। नाउ फॉर एग्जांपल, मान लो हमने यहाँ पर ये एक एक पॉइंट, ये बड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट ड्रॉ किए। ठीक है, तो ये केस में ये जो है ये एंगल, ये एंगल एक ये पर्टिकुलर एंगल पे है। ठीक है, और ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड सपोज ये ए है, ये सपोज ये लेंथ अगर ए है, तो ए इसका एम्पलीट्यूड है और 45 डिग्री इसका एंगल है ना। ये अगर हम इसको ये बाइसेक्टर रहेगा तो ये पूरा 90 है ना, तो 90 का आधा 45 है। ठीक है, तो हम जो है ना कोई भी स्टेट को रिप्रेजेंट करना, तो ये एक स्टेट बता रहा है हम लोगों को, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे कैसा था हमारे पास ये फेज है ना, ये फेज एक स्टेट बता रहा है। ठीक है ना, ये क्या बता रहा है, ये केस में ये बता रहा है कि एम्पलीट्यूड मान लो ए है और फेज इज 0 डिग्री, और ये क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड इज ए एंड फेज इज 180 डिग्री। ठीक है, तो उसी तरह से ये बजाय ऐसा पूरा वेव बनाने के, हम एक सिंपल डायग्राम बना के बता सकते हैं कि ये एक स्टेट है। ये स्टेट क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर सिग्नल का, कि इसका एम्पलीट्यूड ए और इसका जो फेज है 45 डिग्री है। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा बनाता, अगर ऐसा बनाता तो क्या होता बताओ, ये सेम लेंथ का क्या क्या होता है, इसका स्टेट क्या होता था, यहाँ पर अगर पॉइंट होता तो क्या होता था ये? यस, एम्पलीट्यूड तो यही होता और 90 डिग्री होता ना। हेलो, ये ना देखो यहाँ से ये हमारा यहाँ से मेजर करेंगे, ये एंगल यहाँ से मेजर करेंगे, ये 45 तो ये 90 है। ठीक है, और एक यहाँ पर और 45 ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये 180 हो जाएगा और 45, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं हम। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया, कॉन्स्टलेशन डायग्राम का कंसेप्ट समझ में आया, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो Yes. बजाय है ना, ये देखो ऐसा, अभी यहाँ पर हमने सिर्फ 2-3 वेव बनाए, अगर हम और ज्यादा वेव बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको कॉन्स्टलेशन डायग्राम से हम उसका स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी
हमारे पास 3 कॉन्स्टलेशन डायग्राम है जो हमने अभी एएस की स्टडी की ना, एएस के, ठीक है। तो एएस के अंदर ये 0 यहाँ पर है, मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड 0, फेज 0, और ये 1 ये बताता है कि एम्पलीट्यूड इज ए एंड फेज इज 0। हेलो, ये डायग्राम समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये एएसके का Yes, sir. डायग्राम है। ये डायग्राम क्या बताता है कि हमारे पास 2 पॉइंट, एक पॉइंट इसके सेंटर पर है, ठीक है, ओरिजिन पर है, और एक इससे थोड़ी दूरी पर है। तो ये जो ओरिजिन है इसका एंगल तो 0 ही है, तो 0 एंगल, फेज एंगल इज 0, और एम्पलीट्यूड भी 0 है, ठीक है। और ये जो है थोड़ी दूरी पर है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। तो इसका भी फेज 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे ही है ना, अगर ये ऊपर थोड़ा ऊपर तो कुछ एंगल बनता है, तो एंगल नहीं बन रहा है कुछ भी, और इसका एंगल ए है। तो ये इस तरह से हम, जो हमने पिछला डायग्राम बनाया ना, ये जो डायग्राम बनाया, तो कॉन्स्टिलेशन डायग्राम में तो कितना आसानी से बन गया है। ये जो हमने यहाँ बनाया ना, ये डायग्राम दिख रहा है एएसके का, ये एएसके का डायग्राम अगर हम कॉन्स्टिलेशन के अंदर ड्रॉ करते तो ये होता था, ठीक है, एकदम आसान डायग्राम है, ठीक है। अब ये जो फेज शिफ्ट कीइंग है, फेज शिफ्ट कीइंग, इसका देखो डायग्राम जो हमने यहाँ पे फेज शिफ्ट कीइंग का डायग्राम जो यहाँ पे हमने देखा ना, ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम है, कि इसके अंदर डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि ये जो 0 के लिए और 1 के लिए जो रिप्रेजेंट किया हमने, तो 1 के लिए फेज 0 है, एम्पलीट्यूड सेम है, सपोज एम्पलीट्यूड अगर ए है, और इसका क्या आएगा बोलो, इसका जो आएगा एम्पलीट्यूड ए है और फेज 180 डिग्री है ना। तो अभी इसको कॉन्स्टलेशन में बनाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये एक 1 है, ये 1 है यहाँ पर, तो 1 है, इसका कुछ ना कुछ तो एम्पलीट्यूड सपोज ए है, और इसका एंगल 0 डिग्री है। अब यहाँ से कि यहाँ पे लेके आ गए हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी एम्पलीट्यूड तो ए ही है उसका, ये 0 बिट है, 0 नंबर मतलब 0 बिट है, और ये 1 बिट है, तो ए ही रहा, मगर ये एंगल 180 डिग्री हो गया। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes. है ना। ये जो है हमारे पास, ये कॉन्स्टलेशन में क्या बताता है, ये 1 रिप्रेजेंट करने के लिए एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, और फेज 0 है, और ये जो यहाँ पर चला गया, यहाँ पर ये 0 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम पूरा घूम के यहाँ से यहाँ पर आए तो 180 डिग्री हमने घुमा, मगर एंगल मतलब इसका जो लेंथ है वो ए ही है ना, ये ए ही है, ऐसा है, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब ये क्यूपीएसके का मतलब है क्वाड्रेचर पल्स शिफ्ट कीइंग, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक पॉइंट को यहाँ ड्रॉ 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 किया। तो ये जो है हमारे पास जो है ना, एम्पलीट्यूड सबका सेम है, मगर फेज अलग अलग है, फेज। आर यू गेटिंग इट? देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये 1 1 को कंसिडर करते हैं, तो 1 1 का स्टेट जो ये बताता है कि ये एंगल 45 है, ठीक है, 45 डिग्री है, और इसका जो एम्पलीट्यूड इज ए, ठीक है। फिर ये जो है, ये इसका एंगल कितना होगा बोलो, यहाँ से लेके, तो 45 प्लस 90 कितना होता है, 135, 135. है ना, और एंगल ए है, सॉरी ये क्या बोलते हैं, ए इज द एम्पलीट्यूड, और ये और 90 ऐड कर दो इसके अंदर, तो ये हमको और नया एक मिलेगा, तो ये 0 0 कितना होगा, 95 ऐड करेंगे तो, सॉरी 90 ऐड करेंगे तो 225 होगा ना, है ना, 235. 35, 135 है ना, ये हाँ. 225 हो जाएगा ना, और ये हो हम्म. जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसका भी बना सकते, तो ये यहाँ से लेके और 90 डिग्री ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 315, और एंगल ए, ये एंगल नहीं, सॉरी, ए इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको फायदा क्या मिल रहा है, फायदा ये मिल रहा है कि सिग्नल एलिमेंट ए है और डेटा 2 है ना, ये एक सिग्नल एलिमेंट बताता है, ये एक सिग्नल एलिमेंट है, उसमें 2 बिट जा रहे हैं, ये दूसरा सिग्नल एलिमेंट है, उसमें भी 2 बिट जा रहे हैं, ये तीसरा सिग्नल एलिमेंट, उसमें भी 2 बिट जा रहे हैं, मतलब ये है कि एक सिग्नल एलिमेंट और उसका डबल जो है हमको डेटा जा रहा है। आर यू गेटिंग क्लास? तो इसमें फायदा मिलेगा हमको, Yes. है ना, इसमें क्या हमको फायदा मिलेगा। अभी इसी को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, यह है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो इसमें बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, फेज और एम्पलीट्यूड दोनों के साथ हम लोग प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर है ना 16, हमारे पास 16 स्टेट्स है, 16 स्टेट्स अलग अलग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट में लूँ, अगर ये ऐसा लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये मेरे पास एक एम्पलीट्यूड अलग है, ये दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है, बाकी दोनों का फेज एंगल दोनों का 45 है ना, ये दोनों का 45 एंगल है, मगर दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो क्यू ए एम से क्या कर सकते हैं, क्यू ए एम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एस के एंड पी एस के।
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं और फेज को भी चेंज कर सकते हैं, जिससे हमें इतना एडवांटेज मिलेगा कि फिलहाल ये केस में आप देखोगे कि हमारे पास क्योंकि 16 है, 16 इसका मतलब ये है कि ये एक सिग्नल एलिमेंट 4 बिट कैरी करेगा, ये एक सिग्नल एलिमेंट ये भी 4 बिट कैरी करेगा, ये सिग्नल एलिमेंट ये भी 4 बिट, तो हर सिग्नल एलिमेंट 4 बिट कैरी करेगा, 4 बिट, है ना। तो हमारे पास ये केस में हम देखते हैं कि बॉड रेट जो है वो 1 है, उसके लिए हमारे पास डेटा रेट जो है 4 है, ठीक है। इसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं जितना चाहे, इसका मतलब इसका कोई लिमिटेशंस भी, खैर इतना ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग, मगर ज्यादा करने जाएंगे तो क्या होगा कि ये बहुत सारे स्टेट्स एकदम क्रम्बल, एकदम इतने करीब करीब आ जाएंगे कि हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सा स्टेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने ये 4 स्टेट यहाँ पर रिप्रेजेंट, तो सबके बीच में फासला ज्यादा, कितनी दूरी दूरी पर है, देखो सब दूरी दूरी पर है, ठीक है। हम और ये 4 का 16 पे एक्सटेंड करने गए तो क्या हो गया, ये सबकी जो दूरियां करीब, मतलब ये सब ये जो दूर दूर सब करीब करीब हो गए, है ना। तो और ज्यादा करेंगे ना, अगर मान लो 16 का 32 करेंगे हम, तो इतने करीब पॉइंट हो जाएंगे ना कि हम उसको मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा फेज है, इसलिए हम एक लिमिटेशन के थ्रू उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा भी कर सकते थे लोग भाई, एक एक यहाँ पे बाजू बाजू में रखो ना, जितना जितने डॉट बनते जाएंगे उतने सारा बनता जाएगा, कॉन्स्टेलेशन बढ़ते जाएगा, मतलब कॉन्स्टेलेशन डायग्राम के अंदर बहुत सारे स्टेट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। Okay, students, getting it? Yes. Huh? So this was the communication what we have seen. Now next जो topic है वो है analog to analog conversion, ठीक है। तो ये analog to analog conversion जो है ये सबसे पहले तो why do we need this analog to analog conversion? पहले से डेटा एनालॉग ही है ना, उसको फिर से एनालॉग करके क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको समझना है कि व्हाई डू वी नीड दिस कन्वर्जन, पहले से डेटा एनालॉग है, ठीक है। एनालॉग का डिजिटल समझ में आता है, डिजिटल का डिजिटल समझ में आता है, मगर एनालॉग से एनालॉग कन्वर्जन क्या है, तो ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन विल बी स्टडिंग। एक तो है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको एएम से डिनोट करते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये एफएम, और तीसरा फेज मॉड्यूलेशन इसको होता है पीएम, ठीक है। तो द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलेशन मींस चेंज, ठीक है ना। तो हम कुछ चेंज कर रहे हैं, है ना, चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, एनालॉग को एनालॉग में ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी बात ये है कि व्हाई डू वी नीड मॉड्यूलेशन या व्हाई डू वी नीड दिस एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन, तो ये इसके कुछ रीजंस देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ। सबसे पहला जो है साइज ऑफ द एंटेना, ठीक है ना, कि एंटेना की साइज, जो हम लोग जो एंटेना यूज करते हैं, जो भी मतलब हमें वायरलेस कम्युनिकेशन में जो एंटेना यूज करना है उसकी साइज, ठीक है। क्या मतलब इसका, ये थियरी ऑफ एंटेना क्या बोलती है कि जो भी साइज हमको एंटेना की यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हम लोग जो कंसीडर करें वायरलेस कम्युनिकेशन कर ले, तो वायरलेस के अंदर एंटेना की जरूरत पड़ेगी, तो एंटेना की साइज कितनी होना चाहिए, तो थियरी क्या बोलती है, द साइज ऑफ द एंटेना शुड बी इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव विच यू वांट टू ट्रांसमिट। हमें जो सिग्नल ट्रांसमिट करना है ना, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करके उतना बड़ा एंटेना बनाओ। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं क्लास, कितना Yes, बड़ा एंटेना होना चाहिए, जो सिग्नल हमको ट्रांसमिट करना है ना उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करो, और जो साइज की वेवलेंथ रहेगी वही साइज का एंटेना रहेगा। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 2-3 लेक्चर पहले बताया था कि हम जो वॉइस है ना, हमारा वॉइस हम जो बात करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ नहीं फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की है, ठीक है ना। ये रेंज हमारी, जो हम बात करते हैं वो फ्रीक्वेंसी, जो सुन सकते हो फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है ना। अब ये तो फ्रीक्वेंसी हुई, सपोज अगर मैं इसका एवरेज लेके 3000 लूं उसका, ठीक है, समझो 3000 लेता हूं मैं, 3000 हर्ट्ज एक एवरेज वैल्यू ले लेता हूं। अब इसकी वेवलेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी, वेवलेंथ जो मिलेगी हमको c अपॉन एफ, ठीक है। अब c क्या है, c इज द वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल, और सिग्नल की वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर है इसके लिए, अपॉन ये 3000 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये विल गेट 100, ठीक है ना, रफली 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको जो एंटेना लगेगा ना 100 किलोमीटर लंबा एंटेना लगेगा, 100 किलोमीटर। सो इज इट प्रैक्टिकल टू मेक 100 किलोमीटर एंटेना, ऐसा बन सकता है कि एंटेना 100 किलोमीटर लंबा, 100 किलोमीटर कहाँ, यहां से कहां तक रहेगा, कैन यू गेस, 100 किलोमीटर यहाँ से पुणे तक,
पुणे 200 किलोमीटर है, आधा मतलब पुणे के आधा तक, मतलब पुणे के आधा मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, बॉम्बे से पुणे का रास्ता। या समझो कि चर्चगेट से हम लोग करजत कसारा शायद हो सकता है, मेरे ख्याल से चर्चगेट से मतलब वो क्या बोलते हैं CST VT से लेके करजत कसारा शायद 100 किलो, इतना लंबा एंटेना बनाना है पॉसिबल है क्या, इतना लंबा एंटेना 100 किलोमीटर लंबा? आपने एंटेना देखा ना, एंटेना होता है ऐसे, एंटेनास होते हैं बहुत जगह पे, ऐसे एंटेनास होते हैं, है ना, रेडियो स्टेशन के ऐसे एंटेनास होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इतने लंबे नहीं होते, ठीक है ना। अभी 100 किलोमीटर बनाएंगे तो फिर प्लेन जाएगा तो प्लेन को नड़ेगा ये, है ना। प्लेन के सामने बताना पड़ेगा भाई आगे आगे एंटेना है तो उसको टर्न लेना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, इतना एंटेना नहीं बना सकते मतलब, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, वो जो सिग्नल है हमारा वॉइस सिग्नल, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी को किसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी उतना जो वेवलेंथ कम हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ मसला क्या हो रहा है, हम लोग जो वॉइस है ना, हमारा जो वॉइस जो इसका वेवलेंथ जो है, ये इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। अब वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो उतना लंबा एंटेना भी लगेगा हमको, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट है जिसकी वजह से हमको सिग्नल को चेंज करना पड़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम लो फ्रीक्वेंसी पे नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दूसरा एफिशिएंसी ऑफ सर्किट्स, तो जो सर्किट्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, तो लो फ्रीक्वेंसी पे वो सर्किट्स की जो मतलब ये एफिशिएंसी उसकी कम है, हमको पावर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा और आउटपुट बहुत कम आएगा, ठीक है ना। यानी ऐसा है कि अगर हमारे पास कोई बाइक है, वो बाइक में तुमने 10 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलेगी तो अच्छा है क्या? 10 लीटर पेट्रोल एंड 10 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर, मतलब शरबत की ऐसा पी रही है पेट्रोल गाड़ी, है ना। तो वो नहीं चलेगा ना, मतलब ये एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। एफिशिएंसी किसको बोलेंगे, 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर अच्छा है, 60 किलोमीटर अच्छा है, ये हम चाहते हैं, है ना। तो ये एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, है ना। तो ये सर्किट्स की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। देन मल्टीप्लेक्सिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल का मतलब ये है कि हम लोग एक साथ बहुत सारे ट्रांसमिशन एक साथ कर सकते हैं अगर हम मॉड्यूलेशन करेंगे तो। अभी यार देखें ना हम लोग, जैसे हम लोग बहुत सारे रेडियो चैनल्स, FM चैनल्स बहुत सारे ना, कितने सारे FM चैनल्स हैं हमारे पास पास, है ना। कौन से चैनल्स है FM, Yes. है ना, रेड FM है, और कौन से, रेड है, ऑरेंज है, ब्लू, जो भी FM, जितने भी FM चैनल्स है ना। तो वो ट्रांसमिशन कब पॉसिबल हो, ये मॉड्यूलेशन की वजह से पॉसिबल हो। अगर मॉड्यूलेशन नहीं करते ना तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही रेडियो चैनल चलता और एक ही टीवी वाला टेलीकास्ट करता, बाकी से लोग टेलीकास्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन भी करते, मोबाइल कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग होती है। अगर मल्टीप्लेक्सिंग अगर यूज नहीं करते ना तो हम लोग जो है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जो करने वाले हैं वो मल्टीप्लेक्सिंग वाला करने वाले। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉड्यूलेशन, अगर मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। देन पांचवा जो है रीजन है वो है एनर्जी ऑफ द सिग्नल। आपने 12th स्टैंडर्ड पढ़े होंगे कि एनर्जी ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, E इक्वल टू H इंटू F। या आपने पढ़े होंगे E इक्वल टू H न्यू, याद है, वेर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, Yes. है ना। तो ये E जो है ना, एनर्जी ऑफ अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी उतनी एनर्जी ज्यादा रहेगी। मगर हम जो देखते हैं कि वॉइस जो हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं ना, वॉइस जो हमको ट्रांसमिट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जब फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी एनर्जी भी बहुत कम रहेगी। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमको मॉड्यूलेशन करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड द रीजन फॉर मॉड्यूलेशन क्लास? Yes. हेलो, हेलो, Sir, वेरी गुड। सो द Yes, थ्री sir. टाइप्स, हाँ, 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन आर पॉसिबल। 3 टाइप की मॉड्यूलेशन हम स्टडी करेंगे इस केस में। एक तो सबसे पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा है फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको हम AM बोलते हैं। ओके, तो AM का पहले डेफिनेशन देख लो। तो इन AM the amplitude of the carrier is changed with respect to the strength of the मॉड्यूलेटिंग वेव या सिग्नल वेव, ठीक है। अब देखो यहां पर ना एक बात ध्यान दो, ये जो सिग्नल है पहला वाला जो डायग्राम दिया है ना वेव, ये जो वेव बना हुआ है इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं सिग्नल वेव। ये वो वेव है जो हमको सेंड करना है, ठीक है ना। ये जो सिग्नल है ये हमको सेंड करना है, ठीक है ना। मगर क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है इसको हम डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। सपोज मेरे पास एक, आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, मेरे पास एक पेपर का टुकड़ा, एक पेपर है मेरे पास, एक पेज है, सपोज एक मेरे पास पेज है।
वो पेज मुझे किसी दूसरी जगह भेजना है, मेरा एक दोस्त है जो मुझसे समझो ना 10 फीट दूर है, 10 फीट दूरी पर है, वो मेरे से 10 या 20 फीट दूरी पर है, 20 फीट मेरे से दूर है, ठीक है ना। सो सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। सो आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मेरा दोस्त दूसरा जो है वो यहाँ पर जो मुझसे 20 फीट की दूरी पर है, मुझे उसको पेपर देना है, एक पेपर फेंकना है उसके पास। तो क्या करना चाहिए? पेपर फेंकूंगा तो क्या होगा? पेपर तो नीचे गिर जाएगा, यहीं से गिर जाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पेपर उस तक जाने के लिए? मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मुझे पेपर देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बोलो? हेलो, हाँ, क्या करना है? पेपर भेजना है तो क्या करेंगे? फोल्ड करके। फोल्ड करेंगे तो भी दूर तो नहीं आ पाएगा। एक काम कर हम लोग, क्या एक पत्थर ले सकते हैं ना, पत्थर, एक बड़ा स्टोन लेंगे, और पत्थर को उसमें मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, लपेटेंगे पेपर को और फेंकेंगे, तो पत्थर जाए मतलब पूरा जाएगा इसके पास। ये क्या करेगा? पेपर फेंक देगा, पत्थर ले लेगा। क्या करेगा वो? पत्थर फेंक देगा, पेपर ले लेगा। पत्थर फेंक देगा, पेपर ले। तो पत्थर से क्या होगा? उसका मोमेंटम बढ़ गया है ना, उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, तो ये पत्थर दूरी तक जा सकता है ना। तो हमने क्या किया, ये पेपर जो है इतनी दूरी तक जा नहीं, थ्रो नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या किया, उसको पत्थर के साथ बांध के फेंका। तो रिसीवर ने क्या किया, वो पेपर ले लिया, पत्थर को फेंक दिया, है ना। तो उसी तरह से हमें ये वेव को जो है ना, ये सिग्नल को भेजना है हमको दूरी पर, ये सिग्नल को भेजना है, मगर ये सिग्नल जो है जा नहीं पाएगा दूरी से। तो हम क्या करते हैं, इसको कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्सअप करते हैं, ठीक है ना। तो कैरियर यानी जैसे हमको एग्जांपल दिया ना पत्थर, तो ये हमारा कैरियर क्या है, यहाँ पे पत्थर है, और हमारा ये जो सिग्नल ये हमारा पेपर है। तो ये दोनों को मिक्सअप करते हैं हम लोग, ठीक है। मिक्स करने के बाद ये हमको सिग्नल मिलता है, ये दूरी तक, ये जो हमको रिजल्टिंग सिग्नल मिलेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इन एएम, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, ये देखो ये हमारा कैरियर वेव है, ये कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये हमको सिग्नल भेजना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो कैरियर है उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिग्नल, ठीक है। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। यू कैन सी दिस, ये हमारा सिग्नल है, ठीक है, ये हमारा, इसको हम ये दोनों को मिक्सअप किया हमने, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये कैरियर की जो सिग्नल है, कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो गया। देखो इसका आउटलाइन देखो, आउटलाइन कैसा है, दिख रहा है आपको? आउटलाइन देखो, दिख रहा है? इसके मुताबिक हो, इसका आउटलाइन देखो। नाउ यू कंपेयर दिस टू डायग्राम्स, ये दो डायग्राम आप कंपेयर करो, ये दो डायग्राम है ना, ये दो डायग्राम को कंपेयर करो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, इसकी कैरियर की, तो ये जो कैरियर इसका एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, मगर ये दोनों को मिक्स करने की वजह से अब देखो इसका एम्पलीट्यूड कैसा हो रहा है, यहाँ पे देखो बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ा, यहाँ कम हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे बढ़ रहा है ना, ये ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आउटलाइन, ये जो इसका जो एम्पलीट्यूड है कैरियर का, इट इज फॉलोइंग द आउटलाइन ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब देखो ऐसा, ये ना, ये जो बना रहा हूं मैं, ये यहाँ पर ऐसा प्लेस कर सकते हैं हम लोग, देखो ना, इसका देखो, ये दिख रहा है आपको? अभी कंपेयर समझ में आ रहा है? देखो ये जो है ना, ये इसके यहाँ इसका जो चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये पूरा ऐसा चेंज हो रहा है, ऐसा, ठीक है। तो ये है एएम वेव, ठीक है, ये एएम वेव है। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लास? Yes. हाँ। सो इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज चेंज, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड का, ये जो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड उसे चेंज किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। नाउ ये जो बैंडविड्थ अवेलेबल है ना, ये जो एएम सिग्नल्स को, जो अभी हम लोग जो रेडियो सुनते हैं ना, मतलब पहले लोग सुनते थे रेडियो, तो वो एएम ट्रांसमिशन होता था, एएम। अभी तो लोग एफएम सुनते हैं, खैर। तो ये एएम जो था, इसकी जो बैंडविड्थ है वो 5 किलो हर्ट्ज की इसको जरूरत है, और उसको अक्सर एएम रेडियो स्टेशन को 10 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ दी जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये फ्रीक्वेंसी बैंड है ना, फ्रीक्वेंसी बैंड, ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है कहां से कहां तक, 530 किलो हर्ट्ज से लेके 1700 किलो हर्ट्ज तक, ये एएम ट्रांसमिशन के लिए इसको रिजर्व करके रखा गया है, दूसरा कोई इसमें ट्रांसमिशन नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं एफएम, एफएम का हम आगे देखेंगे, एफएम का भी एक बैंड है, वो बैंड एफएम वाला यूज करेगा, दूसरा कोई इसे यूज नहीं करेगा। इसी तरह से मोबाइल कम्युनिकेशन है ना, तो मोबाइल कम्युनिकेशन का फ्रीक्वेंसी बैंड है, वो फ्रीक्वेंसी बैंड कोई और यूज नहीं करेगा। ब्लूटूथ का एक अलग बैंड है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक अलग बैंड है। तो ये जो बैंड, ये आपको बता रहा हूं ना, ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड जिसको बोलते हैं हम लोग,
ये 530 किलोहर्ट्ज से लेके 1700 किलोहर्ट्ज तक ये सब AM वालों को देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मुझे कोई रेडियो स्टेशन स्टार्ट करना है, मुझे रेडियो लॉन्च करना है, रेडियो ए, ठीक है ना, रेडियो ए लॉन्च करना है, मुझे AM बैंड में लॉन्च करना है, तो मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनसे इजाजत लेना पड़ेगा, फिर वो मुझे कोई बैंड मतलब देंगे, भाई चलो आप एक काम करो, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले लो, ये फ्रीक्वेंसी मुझे दे देंगे, ठीक है। यहाँ 5 किलो हर्ट्ज का गैप और यहाँ 5 किलो हर्ट्ज का गैप, मतलब ये 530 से लेके 540 तक ये मेरा एरिया हो गया, इसमें दूसरे किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ सपोज समवन एल्स, दूसरा कोई गया, भाई मुझे भी एक रेडियो स्टेशन, मुझे भी एक फ्रीक्वेंसी बैंड दे दो, मुझे भी AM ट्रांसमिट करना है, तो उसको ये फ्रीक्वेंसी दी जाएगी और ये इसका मतलब ये इसका बैंडविड्थ रहेगा, ये इसका बैंडविड्थ, जो ये बैंडविड्थ जो है 10 किलो हर्ट्ज का रहेगा, ठीक है। इसी तरह से ये किसी और को देंगे, ये किसी और को देंगे, इस तरह से ये बैंड अलग अलग लोगों को, अलग अलग रेडियो स्टेशन को दिया जाता है। तो अगर मान लो ये हम नहीं करते ना, ठीक है ना, ये अगर हम नहीं करते तो क्या होता था कि ज्यादा लोग ट्रांसमिशन नहीं कर पाते, बहुत कम लोग या एक ही जन ट्रांसमिट कर पाता। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे मान लो मेरे पास एक न्यूज चैनल है, ठीक है, रेडियो ए मेरा न्यूज चैनल है, मुझे इन लोगों ने 535 का किलो हर्ट्ज का बैंड दिया, 535 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो 535 जो है इसके 5 हर्ट्ज यहाँ पर, इसके 5 हर्ट्ज यहाँ पर, ये किसी और को नहीं दिया जाएगा, मतलब मेरे को 535 दे दिया है दूसरे किसी रेडियो चैनल को जो है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है ना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जो मैं ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूँ, मुझे ये फ्रीक्वेंसी को इस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा और इससे ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सपोज रेडियो स्टेशन बी है, तो रेडियो स्टेशन बी वाले को जो बैंड दिया, जो फ्रीक्वेंसी दिया है 545 किलो हर्ट्ज का दिया गया है, तो उसका ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, ठीक है ना। तो उसके पास जो न्यूज रहेगी या जो भी ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, उसको ये वॉइस को कन्वर्ट करेगा, वो ये फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट करके ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है ना। तो जितने लोग भी जो ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, सबकी बेसिक फ्रीक्वेंसी यही रहेगी, मगर सबको अलग अलग बैंड दिया जाएगा ताकि अपनी फ्रीक्वेंसी को वो अलग उस पर लेके जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस सर। ठीक है ना। अगर मान लो ये अगर नहीं करते, मॉड्यूलेशन नहीं करते, तो पॉसिबल नहीं होता, है ना। समझे मेरी बात? ये कैसा, जैसे ये ना हमारे पास मान लो ये हमारे पास ये एयर स्पेस है, एयर स्पेस, ठीक है ना। तो एक एयरप्लेन यहाँ उड़ रहा है, एक एयरप्लेन यहाँ उड़ रहा है, एक एयरप्लेन यहाँ, तो सबकी अलग अलग हाइट पे उड़ रहे हैं, तो कोई क्लैश का मसला नहीं आएगा, है ना। तो दोनों को एक हाइट पे उड़ा नहीं सकते हम लोग, या आगे पीछे होगा, मगर अगर समझो इफ दे आर ऑन द सेम पर्टिकुलर पॉइंट जोग्राफिकल, तो ये हम उसको ऊपर नीचे ऊपर रहेगा तो चलेगा। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमें वॉइस ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना। मगर वॉइस ट्रांसमिट करने के लिए सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो हम क्या करेंगे, AM रेडियो अगर रहेगा तो सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक उनको बोलेंगे ऊपर जाओ और ये फ्रीक्वेंसी बैंड शेयर किया जाएगा। तो 530 किलोहर्ट्ज से लेके 1700 किलोहर्ट्ज का जो है ये AM रेडियोस के लिए फिक्स है। इसी तरह से हम देखते हैं ना, जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स को भी बैंड दिया जाता है कि भाई जैसे कोई कोई वोडाफोन है तो उनको एक पर्टिकुलर बैंड दिया जाएगा, एयरटेल वाले को एक अलग फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाएगा, उनको उसकी लाइसेंस की फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना इतना ही करते हैं, AM करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू PM FM करेंगे और दूसरे टॉपिक्स करेंगे। सो समझ में आया आप लोगों को?